जय हिंद दोस्तों। अब हम पॉलिटी से कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। जो कि आज का ये वीडियो है वो हमारा क्लास 4 होगा, जो कि इंडियन सिटीजनशिप से जो है। आइए देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो देखते धर्म है, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 15। तो ये हम जो भारतीय जो नागरिक हैं उनको ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। दूसरा देखते हैं लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 16 में दिया है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 22 में है। तो ये जो हमारा तीसरा है ना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध जो संरक्षण है, जो कि अनुच्छेद 22 में नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और जो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 29 व 30 में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जो हम भारतीय नागरिकों को जो अधिकार, मौलिक अधिकार जो प्राप्त है ना, वो है आपके आर्टिकल 15 हो गए, 16 है, फिर आर्टिकल 19 है, फिर आर्टिकल 29 और 30। गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण जो अनुच्छेद 22 है वो नहीं है, इसलिए हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जन्म के आधार पर जो नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 1 जुलाई 1947 के बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। तो क्या ये सत्य है? तो ये हमारा जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। और जो दूसरा है, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों जो फॉरेन डिप्लोमेट्स और शत्रु देश के बच्चों को जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, तो यह गलत है, इन्हें नहीं है। देखिए, विदेशी जो राजनयिकों के जो बच्चे हैं ना, और जो शत्रु देश के जो बच्चे, उनको भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा असम समझौते, असम अकॉर्ड से आच्छादित व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इसके अनुसार किस तिथि के पहले बांग्लादेश से असम आए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत का नागरिक मान लिया गया था? तो यह कौन सा डेट था? यह था 1 जनवरी 1966, 1966, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को नागरिकता से अनिवार्य रूप से वंचित, डेप्रिवेशन किया जा सकता है यदि पहला है उसने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी संबंध स्थापित किया हो। तो हमारा जो पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर उसे किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। तो हमारा जो दूसरा वाला है वो भी सही है। तीसरा देखते हैं, वह सामान्य रूप से भारत के बाहर लगातार 5 वर्षों से रह रहा हो। तो जो ये तीसरा है ना, वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए, वंचित जो करने की जो शर्तें हैं ना, में लगातार 5 वर्ष नहीं बल्कि 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने के लिए रहती है। तो ये 5 वर्ष नहीं आ जाएगा, ये आएगा आपका 7 ईयर्स के लिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एकल जो नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप प्रणाली के संदर्भ में उपवादों पर विचार करें। तो पहला है हमारा, हमें सही कथन चुनना है। पहला देखते हैं, संसद जो कि अनुच्छेद 16 के तहत किसी राज्य विशेष में रोजगार के लिए निवास की अनिवार्यता लागू कर सकती है। जो भारत में जो एकल नागरिकता है ना, जो सिंगल सिटीजनशिप जो प्रणाली
के उपवादों में जो संसद जो है अनुच्छेद 16 के तहत किसी राज्य विशेष में रोजगार के लिए निवास की अनिवार्यता लागू कर सकती है। तो ये सही है। दूसरा देखते हैं, संविधान अनुच्छेद 15 राज्य को अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क जो शुल्क है में छूट कंसेशन देने से रोकता है। तो क्या यह सत्य है? नहीं, तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 15 जो है ना वो निवास के आधार पर राज्य को निवासियों को शैक्षणिक शुल्क में छूट देने की अनुमति देता है, इसे रोकता नहीं है। तो ये अपवाद है, ये रोकता नहीं है, ये छूट देता है। देने की अनुमति देता है, इसलिए हमारा जो विकल्प है वो ए सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, एक विदेशी भारतीय नागरिक जो कि कार्ड होल्डर ओसीआई को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? देखते हैं, पहला, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। तो ये सही बात है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार, तो हमारा दूसरा वाला भी सही है। फिर देखते हैं तीसरा, कृषि या बागान संपत्तियों जैसे कि एग्रीकल्चर प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ का अधिग्रहण, तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ठीक है, ओसीआई कार्ड धारकों को ना तो सार्वजनिक रोजगार में समानता है, जो कि वो आता है आपका अनुच्छेद 16, ना वोट का अधिकार और ना ही कृषि बागान संपत्ति खरीदने का अधिकार, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा भारतीय डायस्पोरा इंडियन डायस्पोरा पर एक उच्च स्तरीय जो कि समिति का गठन किया था, जिसने पीआईओएस को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश की, और इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समिति की जो अध्यक्षता जो थी ना वो की थी LM सिंघवी, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सितंबर 2000 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में समिति बनी, जिसने जनवरी 2002 में रिपोर्ट सौंपी थी। इसने कब रिपोर्ट जो सौंपी थी? 2002 जनवरी में। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी भारतीय नागरिक जो कि ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक या उनके जो वंशज पात्र एलिजिबल नहीं है? तो वो कौन नहीं होंगे? वो आ जाएंगे आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, पाकिस्तान है और बांग्लादेश। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिकता के स्वैच्छिक त्याग वॉलेंट्री रेन्यूंसिएशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य कथन देखना है। विकल्प देखते हैं, यदि भारत युद्ध में व्यस्त है तो केंद्र सरकार नागरिकता त्याग के पंजीकरण को रोक सकती है। क्या यह सत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। बी देखते हैं, व्यक्ति के त्याग करने पर उसके वयस्क एडल्ट बच्चों की नागरिकता भी स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये गलत है। फिर दूसरा देखते हैं ऑप्शन सी, नागरिकता का जो त्याग करने के लिए व्यक्ति का भारत में निवास करना अनिवार्य है। ये गलत है। यह प्रावधान केवल प्राकृतिक रूप से नेचुरलाइज्ड नागरिक बने व्यक्तियों पर लागू होता है, जो जन्मजात नागरिक पर नहीं। तो अब हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। देखिए, क्योंकि त्याग पर ना जो नाबालिग माइनर बच्चों की नागरिकता जाती है, वयस्क बच्चों की नहीं। तो युद्ध के समय ना सरकार त्याग बस रोक सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, NRI अप्रवासी भारतीय और OCI विदेशी भारतीय नागरिक के बीच तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, NRI भारतीय नागरिक होते हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, जबकि OCI विदेशी पासपोर्ट धारक होते हैं। हमें सत्य कथन चुनना है, तो ये सत्य है। ऑप्शन हमारा जो पहला है वो सही हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं,
ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने के लिए आजीवन बिना वीज़ा, जो कि लाइफ लॉन्ग वीज़ा फ्री की सुविधा है, तो ये सत्य है। जो ओसीआई होते हैं, जो कार्ड होल्डर जो होते हैं ना, कार्ड धारकों को भारत आने के लिए आजीवन बिना वीज़ा के सुविधा उन्हें प्राप्त है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो दूसरा है ये सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, एनआरआई को भारत में शोध कार्य रिसर्च वर्क करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, तो देखिए ये गलत है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। देखिए एनआरआई है ना, को शोध कार्य के लिए विशेष अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि वे भारतीय नागरिक हैं और यह अनुमति ओसीआई को चाहिए होती है, एनआरआई को नहीं। ये जो है ना अनुमति, ये ओसीआई को होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति वंश के आधार पर भारत के नागरिक नहीं हो सकते जब तक कि, देखते हैं क्या है, कुछ शर्तें अनिवार्य हैं। तो पहला शर्त यह है कि उनके जन्म का जो पंजीकरण 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास, जो कि इंडियन कॉन्सुलेट में ना कर दिया गया हो, तो ये हमारा सही है पहला वाला। दूसरा देखते हैं, जो कि माता पिता यह शपथ पत्र दे कि बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, तो ये भी सत्य है। तो ये दोनों जो शर्तें हैं ना, ये अनिवार्य हैं। जो दिसंबर 2000 के बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति जो कि वंश के आधार पर जो कि भारत नागरिक नहीं हो सकते, तो वो क्यों नहीं हो सकते, ये 2 शर्तें ये लागू होती हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन प्रावधान के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति जो कि पीआईओ को नागरिकता के लिए आवेदन देने से ठीक पहले कम से कम कितने वर्ष भारत में रहना आवश्यक है, तो ये था, हमने अभी पिछले उसमें देखा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति जो कि टर्मिनेशन के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है, वह आपका आर्टिकल आता है, आर्टिकल आपका आ जाएगा आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रूप से जो बाय नेचुरलाइजेशन नागरिकता प्राप्त करने की योग्यताओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है पूछा है। पहला है, आवेदक का जो चरित्र कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तो ये सही है। वह संविधान के 8वें नियम सूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो, तो ये भी सही है। उसे भारत सरकार की सेवा में होना अनिवार्य है, तो ये गलत है। उसे भारत सरकार की सेवा में अनिवार्य होना मतलब ये नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं है पूछा है ना। फिर वह ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते, तो ये भी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त टर्मिनेशन हो जाती है और यह प्रावधान निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू नहीं होता, तो ये जो है ये आपका होता है, देखिए जब भारत किसी युद्धवार में व्यस्त हो, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नहीं होता तो पूछा है। देखिए जब भारत किसी युद्धवार में व्यस्त हो तब जो ये प्रावधान है ना इस स्थिति में लागू नहीं होते। आज की हमारी जो ये क्लास है यहीं पर ही समाप्त होती है, अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अपने सुझाव जो हैं हमारे कमेंट बॉक्स के लिंक पर आप कमेंट कर सकते हैं, और इस पीडीएफ का लिंक है मैं कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से आप टेलीग्राम हमारा चैनल जो है वहाँ से ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।